आंसुओं को लेकर धर्म ग्रंथों से लेकर साहित्य तक भरा पड़ा है। मेडिकल के क्षेत्र में भी आंसुओं को लेकर कई रिसर्च सामने आ चुके हैं। सामाजिक जीवन में आंसू आना या रोना बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। अत्यधिक भावुकता, अप्रत्याशित सुख और घनघोर दुख की घड़ी में कोई फपक फपक कर रोता है तो कोई सिसक सिसक कर। रोते हुए आते हैं सब वाला गीत भी आपने सुना ही है। लेकिन यहां हम रोने के इन तमाम पहलुओं पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम विशुद्ध राजनीतिक आंसुओं की बात करने वाले हैं। नेताओं के आंसुओं की एक आंखों देखी घटना भी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। राजनीतिक आंसुओं पर बात करने से पहले जरा आप ये ताजा वीडियो देखिए। हाथ जोड़ के विनती, मेरी हाथ जोड़ के विनती आप सब लोगों से, जोशी मठ से, सर्वाधिक पदों से आपने अनिल जी को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद से आभार। आपने इससे पहले प्रधानमंत्री जी को कई अवसरों पर रोते हुए देखने का सुख प्राप्त किया है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर अब बीजेपी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रोने की अपनी संपूर्ण कला के साथ आपके सामने मौजूद हैं। इनके ये आंसू भी किसी खुशी, किसी गम या किसी असहनीय दर्द के नहीं हैं, बल्कि विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंसू हैं। महेंद्र भट्ट के आंसुओं की असलियत जानने से पहले मैं एक नेताजी के आंसुओं की आंखों देखी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। मैं हरियाणा के एक शहर में किसी हिंदी के बड़े अखबार में काम करता था। लोकसभा चुनाव थे। मेरी ड्यूटी एक दिन उस क्षेत्र के निवर्तमान सांसद और फिर से चुनाव लड़ रहे नेताजी का चुनाव प्रचार कवर करने के लिए लगाई गई थी। दरअसल नेताजी खनन व्यवसायी थे। कहा जाता था कि उनके घर में नोट बोरियों में भरे रहते हैं। नेताजी अखबारों और खबर नवीसों को धेले पैसे से खूब मदद करते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक पत्रकार मदद के लिए उनके पास पहुंचा। उन्होंने 5,000 रुपए की पर्ची लिखकर पत्रकार जी को दे दी और मुनीम के पास भेज दिया। पत्रकार जी ने रास्ते में ही उस पर्ची में एक जीरो बढ़ा दिया और 50,000 रुपए लेकर चल दिए। हालांकि पत्रकार जी पकड़े गए, लेकिन नेताजी महान थे तो पत्रकार जी को उन्होंने माफ कर दिया। खैर, तो हुआ ये कि जिस बड़े अखबार में मैं काम करता था, नेताजी ने उस अखबार को चुनाव के दौरान अच्छा खासा पैसा दिया था। इसलिए नेताजी के हर छोटी बड़ी चुनावी सभा को कवर किया जाना था अखबार के लिए। उस समय आज की तरह पत्रकारों की भीड़ नहीं होती थी। किसी शहर में गिनती के ही कुछ पत्रकार होते थे। नेताजी के साथ पत्रकारों का होना नेताजी की शान होती थी। तो नेताजी मेरे जैसे 4 जर खरीद पत्रकारों को अपनी ही गाड़ी में बिठाकर चुनाव अभियान पर निकल पड़े। एक गांव में जाकर नेताजी ने भाषण दिया और भाषण के बीच में अचानक रोने लगे। हमारी समझ ही में नहीं आया कि नेताजी रो किस बात पर रहे हैं। खैर, रो धोकर साहब सभा समाप्त हुई और गाड़ी में बैठते ही नेताजी ने गांव वालों की बहन को एक अश्लील गाली निकाली और कहा कि ठीक बीप दी इनकी। तो समझ गए ना आप, ये होती है राजनीतिक आंसुओं की असलियत। महेंद्र भट्ट जी, जो खुद को छोटा मोटा मोदी ही समझते हैं, जार जार रो रहे थे। हाथ जोड़कर जोशी मठ से ज्यादा वोट बीजेपी को देने की अपील कर रहे थे। दरअसल महेंद्र भट्ट को बीजेपी ने सिर पर तो बिठा दिया है, लेकिन अपने ही क्षेत्र में उनकी कोई बखत नहीं रह गई है। याद होगा आपको, जब जोशीमठ धंस रहा था, लोगों के घर जमींदोज हो रहे थे। पूरा जोशीमठ पुनर्वास के लिए आंदोलन कर रहा था। इस तबाही के लिए एनटीपीसी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। तो यही महेंद्र भट्ट थे जिन्होंने कहा था कि जोशीमठ के आंदोलन करने वाले लोग माओवादी हैं। तब उनसे पूछा गया था कि उनके पास इतना बड़ा इनपुट है तो क्या उन्होंने गृह मंत्रालय को इसकी सूचना दी? महेंद्र भट्ट ने इसी दौरान आंदोलन करने वालों का पुतला भी फूंकवाया था जोशीमठ में। आंदोलनकारियों को वार्ता के लिए बुलाकर बेवकूफ बनाया था।
फिर जोशीमठ में घर घर जाकर लोगों को धमकाया था कि आंदोलन में गए तो ठीक नहीं होगा। अब चुनाव की बेला में जब उन्हें लग रहा है कि जोशीमठ से यानी कि उनके अपने ही क्षेत्र से उनकी पार्टी की कुगत होने वाली है, तो फिर ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया। लेकिन आंसुओं का यह ब्रह्मास्त्र उल्टा उन्हीं के लिए नुकसानदेह साबित हो गया है। जब से महेंद्र भट्ट के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, तब से लोग कई तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। अद्वैत बहुगुणा ने लिखा, जोशीमठ में जो आंसू बहे वे सतपुली में 2.25 लाख बोतल दारू पकड़े जाने के दुख के आंसू थे। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल की शिकायत पर सतपुली में शराब का बड़ा जखीरा पकड़ा गया था। समझा जाता है कि यह शराब वोटर्स को बांटने के लिए लाई गई थी। अतुल सती ने लिखा है, लोगों को बेवकूफ बनाया, माओवादी कहा, फूट डालने का प्रयास किया, आंदोलन में शामिल न होने के लिए घर घर जाकर लोगों को धमकाया, कोई प्रयास सफल नहीं हुआ तो अब अश्रुधार, लेकिन सब बेकार। इंद्रेश मैखुरी ने लिखा, आज सत्ता की नैया डगमगा रही है तो जिन जोशीमठ वालों को माओवादी कहा उनके आगे आंसू बहा रहे हैं। लेकिन जोशीमठ तब भी नहीं डिगा था, अब भी नहीं डिगेगा। चारू तिवारी ने लिखा, जोशीमठ के आंदोलनकारियों को माओवादी कहने वाले और औली में गुप्ता बंधुओं के बेटों की शादी का इंतजाम करवाने वाले इस आदमी का राजनीतिक चरित्र इतना गिर गया है कि मुद्दों की जगह अपनी तबीयत का हवाला दे रहे हैं। हेमंत रौतेला ने केदारनाथ में सोना पीतल के विवाद को याद दिलाते हुए लिखा, इधर उधर की छोड़ो भट्ट जी, ये बताओ सोना पीतल कैसे बना। प्रेम बहुखंडी ने जोशीमठ के पास हेलंग में महिलाओं की पीठ से घास छीनने का वीडियो साझा करते हुए लिखा, भट्ट जी तब आंसू नहीं आए जब हेलंग में महिलाओं से घास छीना गया, उन्हें एक छोटी बच्ची के साथ थाने में बिठाया गया। ये वीडियो आप भी देखिए ताकि सनद रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक कमेंट के साथ शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बार कोड भी लगाया है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी.com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।